नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और उसकी शुरुआत न करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक हमारी लाइन्स हैं, जो कहीं न कहीं आप लोगों को मोटिवेटेड करेंगी वो। निंदा से समस्त साथियों को अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल होने के बाद निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाती है। और ये लाइन्स हमारे लिए सिखा रही हैं कि हम लोगों को लगातार जो हम लोगों ने अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल करने के लिए जो दृढ़ संकल्प कर लिया है, निंदा करने वाले विभिन्न गलियों में आप लोगों को बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, जो लगातार आप लोगों की निंदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप उस लक्ष्य से भटक जाएँ और किसी दूसरे लक्ष्य पर अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो एनर्जी है, उसको लगाना शुरू कर दें। और यही चीज़ हमारे लिए कहीं न कहीं लक्ष्य को न प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये लाइन्स आप लोग अपने ज़हन में एक बार ज़रूर बिठा लें कि निंदा चाहे आप लोगों की कितनी भी हो, आपने जो दृढ़ संकल्प कर लिया है, उसको हासिल करने के बाद ही तभी हम लोगों को पीछे मुड़ के देखना है, अदरवाइज़ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो साथियों, आज हमारा सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही कारगर जो टैग वर्ड्स जो होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग केवल 2 दिन की मेहनत में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप लोगों को, समस्त साथियों को पता होना चाहिए कि सीटेट में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं, समस्त सब्जेक्ट्स को मिलाकर के, जो कहीं न कहीं टैग वर्ड्स पे ही डिपेंड होते हैं। अगर आप लोगों ने उन टैग वर्ड्स को क्लियर कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम को, उसमें आप लोगों को पास होने से रोक ले। तो वो टैग वर्ड्स आप लोगों के सामने यहाँ पर साफ लिख दिए हैं मैंने उससे पहले ही। इनको आज हम लोग कंटेस्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे हेडलाइन में आप लोग देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स, और इधर ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और इधर ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो इसमें आप लोग ये देखें, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं और पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं, अगर एग्ज़ामिनर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें आप लोगों को इन नेगेटिव वर्ड्स को आसानी पूर्वक कई बार रिवीजन करने के दौरान ये हम लोगों को कंटेस्ट कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस में जो 4 विकल्प होते हैं, उनमें अगर ये नेगेटिव वर्ड्स कहीं न कहीं पाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग, हमारा वो आंसर हो ही नहीं सकता है। अगर एग्ज़ामिनर नेगेटिव आंसर्स आप लोगों से पूछ रहा है, तो नेगेटिव आंसर पूछने के दौरान तो ये इसमें से जो कुछ भी वर्ड्स मिल रहे हैं, अगर उसमें पड़े हुए हैं, तो वो आंसर हो सकता है। अदरवाइज़ वो सकारात्मक आंसर आप लोगों से पूछ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, अगर वो आप लोगों ने उनको याद कर लिया, तो आसानी से उनको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला नेगेटिव वर्ड्स आप लोग ये देखें, केवल, मात्र, सिर्फ़ या ही। अगर इनमें से कोई भी शब्द आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो उस ऑप्शन को आप लोग आसानी पूर्वक हटा दें, एलिमिनेट कर दें, वो कभी आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। जैसे केवल शब्द का मतलब ये होता है, ये जो केवल शब्द है, जैसे मान लीजिए केवल और केवल इस काम को लड़का ही कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं होता है केवल शब्द लड़का ही कर सकता है, वहाँ उस काम को लड़की भी कर सकती है। इसलिए कहीं न कहीं वो नकारात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है, वो कभी आंसर आपका हो ही नहीं सकता है। जैसे उसके बाद ही शब्द है, सिर्फ़ है, मात्र है, इनको आप लोगों को देख लेना है। अगर ये कभी भी किसी सेंटेंस में आप लोगों को चारों शब्द दिखाई दे जाएँ, उनको आप लोग आसानी पूर्वक एलिमिनेट करिए, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप लोग देखें, रटना, ऑब्लिक याद करना, ऑब्लिक कंठस्थ करना, एनसीएफ 2005 इन समस्त चीज़ों का आप लोगों का विरोध करता है
कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं नन्हे-मुन्ने जो अपनी पढ़ाई करते हैं, टीचर के लिए उन बच्चों पर इतना एनफोर्स नहीं करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को रटिए या जबरन तरीके से याद करिए या उनको कंठस्थ करिए। ये कहीं न कहीं एनसीएफ 2005 के खिलाफ हैं, तो ये भी हमारे आंसर में कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको हम लोग आसानी पूर्वक और ये शब्द आप लोगों को दिखाई दे जाएँ, तो इनको आसानी पूर्वक आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप लोग देखें, दंड ऑब्लिक सजा, ऑब्लिक समस्या, ऑब्लिक बोझ, ऑब्लिक हतोत्साहित। ये शब्द आप लोगों को देखने को कहीं पे भी मिले, जैसे मान लो किसी बच्चे को हम लोग कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अगर उसको आप लोग पनिशमेंट दे करके कोई चीज़ सिखाना चाहेंगे, तो वो बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर उस बच्चे पे बहुत सारा बर्डन ला दिया जाए, बोझ दे दिया जाए, तब भी वो अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं सीख सकता। उसको थोड़ा-सा आप लोगों को फ्री छोड़ना होगा, उसके माइंड को स्वतंत्र रखना होगा, जिससे कि आसानी पूर्वक वो एक्टिविटीज़ करके अपने कामों को अच्छे तरीके से कामों का निर्वहन कर सके। वहीं पर देख रहे हैं आप लोग, एक शब्द है यहाँ पर हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब जैसे कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और उससे हम ये कह दें आप ये एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते, तो इसका मतलब ये हम उसको कहीं न कहीं डिकरेज कर रहे हैं, वो हतोत्साहित हो जाएगा। अगर उसकी जगह हम कहें इस काम को यू कैन डू इट, आप इस काम को कर सकते हैं, और तो बच्चा वो आसानी पूर्वक उस काम को कर ले जाएगा। कभी उसको काम को करने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो तीसरे पॉइंट में दंड, सज़ा, ऑब्लिक समस्या, ऑब्लिक बोझ, ऑब्लिक हतोत्साहित शब्द आप लोगों को कहीं पे भी देखने को मिले, इन शब्दों के माध्यम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप लोग ये देखें, पुस्तक केंद्रित, ऑब्लिक शिक्षक केंद्रित। अगर जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो कभी भी एक पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, टीचर केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, बाल केंद्रित रहना चाहिए। अगर पुस्तक केंद्रित और टीचर केंद्रित ये शब्द आप लोगों को देखने को मिले, तो इनको भी आप लोग एलिमिनेट करें, क्योंकि इनसे कभी हमारा आंसर सकारात्मक निकल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आप लोग खाली स्लेट ऑब्लिक कोरी पट्टी, इसमें कहा जाता है, ऑप्शन में पढ़ा रहता है कि जो बच्चा होता है वो खाली स्लेट के समान होता है, कोरी पट्टी के समान होता है। ये बिल्कुल भी गलत है। अगर बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है, तो उस दौरान आप लोग ये देखें, वो खाली स्लेट या कोरी पट्टी के समान होता ही नहीं है। वो कहीं न कहीं अपनी मातृभाषा का भी उसको ज्ञान होता है और आस-पास के विभिन्न का जो वातावरण है, उसका भी ज्ञान लेकर के वो स्कूल में एंटर करता है। तो कभी भी हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि बच्चा खाली स्लेट, कोरी पट्टी के समान है। उसके पास कई सारी नॉलेजेस होती हैं, जो यहाँ से सिद्ध कर रहा है कि इसका मतलब खाली स्लेट के समान है, वो नहीं है। ये भी हमारा नकारात्मक वर्ड्स होगा, ये हमारे कभी आंसर में नहीं आ सकता। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता एक, इसका मतलब ये है कि लैंगिक असमानता में जैसे मेल एंड फीमेल 2 जेंडर होते हैं, तो कह देते हैं कि बेटा तुम लड़का हो, क्यों लड़की के समान क्यों रो रहे हो? इसका मतलब लड़की ही नहीं रो सकती, लड़का भी रो सकता है। इस काम को लड़कियां ही कर सकती, जैसे सिंगिंग का काम ले लो, कि लड़कियों की आवाज बहुत ज्यादा शानदार होती है, तो कुछ लोग कह देते हैं केवल लड़कियां ही कर, नहीं, लड़कियां ही क्यों कर सकती हैं, उसको लड़के भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ जेंडर वाइज़ हो गया। एक एक जेंडर की तरफ झुकाव हो गया, तो समानता नहीं है वहाँ पर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर अगर कहीं न कहीं आप लोगों को लैंगिक असमानता देखने को मिले, लैंगिक असमानता जैसा कोई शब्द देखने को मिल जाए ऑप्शन में, तो आप लोग उसको एलिमिनेट करिए, वो भी आपके आंसर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे के विचार, ऑब्लिक मातृभाषा, ऑब्लिक त्रुटियों को महत्व न देना। तो ये एक नकारात्मकता है, बच्चा अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है क्लासरूम में, या वो अपनी मातृभाषा को बोल रहा है, या वो त्रुटि कर रहा है, तो अगर टीचर को उन समस्त चीज़ों पे महत्व देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकता है। बच्चा मातृभाषा को बोलेगा तभी तो कुछ चीज़ें सीखेगा। अगर उस पे कुछ गलतियाँ भी करेगा मातृभाषा बोलने के दौरान, बच्चे के जो विचार होंगे ज़रूरी नहीं है स्पष्टली ही हों, तो उस पे टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वहाँ साफ है टीचर इस पे महत्व नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं नकारात्मक हैं। जैसे निष्क्रिय शब्द है, अगर कहीं आपके ऑप्शन में किसी विकल्प में निष्क्रिय शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो उसमें आप लोग ये देखें,
ये शब्द हमारे आंसर को कहीं न कहीं इससे हमारा आंसर नहीं निकल सकता। जैसे मान लो क्लासरूम चल रहा है, क्लासरूम में टीचर भी निष्क्रियता के साथ पढ़ा रहा है, बच्चे भी निष्क्रियता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक जिस तरीके से क्लास संचालित हो रहा है, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि टीचर को भी सक्रियता के साथ पढ़ाने की ज़रूरत है और बच्चों को भी सक्रियता के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए निष्क्रिय शब्द देखने को मिले, तो वो भी एक नेगेटिव वर्ड्स है, वो भी हमारा आंसर में नहीं हो सकता। उसको आप लोग आँख बंद करके एलिमिनेट करिए, वो आंसर में नहीं होगा। अगर सकारात्मक आंसर पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट, रोजगार ऑब्लिक व्यवसायिक ऑब्लिक उच्च ऑब्लिक ग्रेड की शिक्षा। तो ये शब्द रोजगार परक या व्यवसायिक परक या उच्च स्तर की शिक्षा, छोटे-छोटे बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा अगर उनको दी जाएगी तो उसको वो आसानी पूर्वक नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं ये सारे वर्ड्स कहीं न कहीं नकारात्मक हैं छोटे-छोटे बच्चों के लिए। तकनीकी ऑब्लिक वैज्ञानिक शब्दावली, इनका भी प्रयोग, टेक्निक्स वर्ड्स का प्रयोग भी छोटे-छोटे बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। तकनीकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावलियाँ हैं, कुछ क्लिष्ट होती हैं, कठिन होती हैं, उनका भी प्रयोग बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। बच्चा बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता है। एनसीएफ 2005 इन समस्त चीज़ों का विरोध करता है। नेक्स्ट, सीमित। बच्चे की एक्टिविटीज़ को सीमित नहीं रखना चाहिए। बच्चा जिन-जिन चीज़ों में अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है उसके लिए, उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं नकारात्मक वर्ड्स है। नेक्स्ट, व्याख्या। और व्याख्या शब्द आपके ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है। व्याख्या की भी बच्चे के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको आसानी पूर्वक एक सरल चीज़ों में उसको सिखाने की ज़रूरत होती है। तो ये इतने जो शब्द हैं, इनको आप लोगों को याद करना है और याद करने के बाद ये शब्द कहीं पे भी विकल्प में दिखाई दें, जो 75 नंबर होते हैं सीटेट में, वो कहीं न कहीं पेडागोजी से ही होते हैं और आई होप मैं आशा करता हूँ कि अगर इन वर्ड्स को आप लोगों ने क्लियर कर लिया, तो कम से कम 75 में से आप लोग 55 से 60 नंबर करेक्ट करेंगे पेडागोजी के ही। अदरवाइज़ शेष नंबर जो होते हैं 75 नंबर, वो आपके कहीं न कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उनमें आप लोग 30 से 40 नंबर आसानी से 40 से 50 नंबर ले आएँगे, जिससे कि कम से कम 100 अबव आप लोग स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आप लोग देखें, पॉजिटिव वर्ड्स। अगर सर्वांगीण विकास कहीं शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो उसको आप लोग तुरंत आंसर में डालिए। ये हमारा आंसर निकलता है यहाँ से। उसके बाद करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखेगा, अपना प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ों को सीख रहा है, उतना ही ज़्यादा वो उसके लिए सकारात्मक है, बेहतर है। इसलिए हमेशा करके सीखना और हस्तपरक अनुभव किसी भी सेंटेंस में देखने को मिले, उसको आप लोग आंसर में लगाइए। आँख बंद करके लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, सम्मान ऑब्लिक लगा ऑब्लिक प्रोत्साहन। बच्चे को जब तक अगर आप लोग डांट रहे हैं, डांटने के उपरांत वो कुछ नहीं सीख सकता है। आप लोगों को उसको सम्मान दीजिए, प्यार से बात करिए, तो उसके लिए वही पॉजिटिव है और आसानी पूर्वक जिन चीज़ों को वो नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से कर ले जाएगा। और हमेशा उसे हतोत्साहित मत करिए। प्रोत्साहन शब्द कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं बच्चों के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है और वो आपके आंसर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर ये दिखाई दें कहीं पे भी किसी ऑप्शन में, तो ये आपके कहीं न कहीं आंसर है। नेक्स्ट, जिज्ञासा। जिज्ञासा भी एक अपने में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स है। जैसे आप लोग देखा होगा, जब हम लोग बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो हमारे लिए अंदर जिज्ञासाएँ खत्म हो जाती हैं। लोगों से क्वेश्चंस पूछने की जो एक कला होती है, हमारी धीरे-धीरे विलुप्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं रहती है। जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो सीखने की चेष्टा रखते हैं। जब अपने घर पे होते हैं, तो मम्मी-पापा से लगातार पूछते रहते हैं कि मम्मी ये क्या है? इसका क्या होता है? क्लासरूम में बैठे होते हैं, टीचर को पूछते रहते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासु है। उनको सीखने की चेष्टा है। अगर जिज्ञासा शब्द कहीं मिले, तो वो आपके आंसर में जाएगा। नेक्स्ट, बाल केंद्रित ऑब्लिक व्यावहारिक कुशलता। तो मैंने आपको बोला था कि जो जो आपका सिलेबस है, एक तरीके से वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि टीचर केंद्रित और ना ही पुस्तक केंद्रित। और बच्चे को हमेशा उसका जो आस-पास की चीज़ें हैं, उसके व्यवहार में उसको ढालिए। उसके अंदर जैसे ही व्यावहारिक कुशलता डेवलप होगी, वही उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो इससे पता चलता है कि अगर व्यावहारिक कुशलता और बाल केंद्रित शब्द कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो आपके आंसर में होगा, वही आपका आंसर होगा। आँख बंद करके उसको आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट,
वास्तविक ऑब्लिक दैनिक जीवन से जोड़ना। तो बच्चे को वास्तविकता के बारे में बताइए। जितना आप लोग रियलिटी के विषय में बच्चे को बताने का प्रयास करेंगे, वो बच्चा उतने ही बेहतर तरीके से सीखेगा और उसको दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़ने के बाद बच्चा समस्त चीज़ों को आसानी पूर्वक सीख जाता है। ये कहीं न कहीं हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ये अगर शब्द दिखाई दें, तो इनको आप लोग आंसर में लगाइए। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक ऑब्लिक प्रजातांत्रिक। हमारा जो क्लासरूम होना चाहिए वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऑब्लिक प्रजातांत्रिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके पीछे का रीजन ये है, अगर लोकतांत्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर समानताएं हैं ही नहीं। और लोकतांत्रिक का मतलब वहां पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक ऑब्लिक प्रजातांत्रिक। तो इस तरीके से शब्द आप लोगों को किसी लाइन में देखने को मिले, वो हमारा आंसर होगा। समावेशी कक्षा ऑब्लिक शिक्षा। हमारा जो कक्षा होना चाहिए, क्लासरूम, वो भी समावेशी होना चाहिए। समावेशी का मतलब ये रहता है कि वहां पर एक ही दृष्टि से समस्त लोगों को देखना, जैसे कि किसी तरीके का अलग अलग बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना उनके प्रति। और अगर उनके प्रति टीचर के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो समावेशी कक्षा है ही नहीं, समावेशी शिक्षा उनको नहीं दी जा रही। तो समानता का अवसर होना चाहिए, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा है, किसी भी समुदाय से बिलोंग कर रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए? क्लासरूम समावेशी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहेंगे। एक समान स्तर से शिक्षा मुहैया कराना, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना। अगर ये शब्द आपको देखने को मिले, तो ये हमारे आंसर्स होंगे। और नेक्स्ट आप लोग ये देखें पॉजिटिव वर्ड्स में, दृश्य और श्रव्य सामग्री। बच्चे को सीखने के लिए दो सामग्रियां बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप लोग, यही उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, अगर केवल और केवल वो दृश्य केवल देख पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है वहां, तो कोई व्यक्ति उसमें उसका स्पीच नहीं है, बताने का कोई व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ चित्र को ही दिखा दिया गया, तब भी वो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुन रहा है, तब भी वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और ये दोनों ही सामग्रियां जब हायर कराई जाएंगी, उसको प्रोवाइड की जाएंगी, और दृश्य और शब्द की, तो बच्चा बहुत ही आसानी पूर्वक उसको सीख जाता है। तो हमारे कहीं ना कहीं सकारात्मक वर्ड्स हैं, ये हमारे आंसर्स होंगे। नेक्स्ट, संसाधन। संसाधन का मतलब जैसे हमारी भाषा है संसाधन के रूप में उपयोग होती है, ये भी हमारा संसाधन शब्द देखने को मिले, ये हमारा आंसर होगा, हमारे सकारात्मक वर्ष में जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में करना चाहिए। ये लाइंस देखी जाए तो भाषा का प्रयोग किसी एक ही संदर्भ में किया जा रहा है तो वो नेगेटिव वर्ड्स है, और विभिन्न संदर्भों में हो रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, विभिन्न ऑब्लिक विविध गतिविधियां। बच्चे की जो एक्टिविटीज होना चाहिए वो भिन्न भिन्न रहना चाहिए, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चा तभी सीख पाता है। अगर उसको किसी एक ही क्षेत्र में करके छोड़ दिया जाता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा ही ज्ञान नॉलेज गेन नहीं कर पाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में उसकी अलग अलग गतिविधियां होना चाहिए, जिससे कि तभी वो मेच्योर हो पाता है। ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये रहता है कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे की एक डायरी मेंशन की जाती है, उसके रिकॉर्ड, उसमें समस्त रिकॉर्ड्स उसके डायरी में ही होते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा दूसरी क्लास को पास आउट करने के बाद थर्ड क्लास में जा रहा है, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो उसी डायरी में होगा, जिसे हम लोग पोर्टफोलियो कह रहे हैं। दूसरे टीचर को उस पोर्टफोलियो वाली डायरी को ओपन करने के बाद उसे आसानी पूर्वक उसके बारे में समस्त चीजें पता लग जाएंगी। बच्चे की हॉबी क्या है, इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो ये पोर्टफोलियो है। तो आई होप साथियों, ये जो वर्ड्स हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि अगर इनको आप लोगों ने याद किया, और इनको इनको याद करने के बाद चार से आप लोग जो पुरानी वर्ष में एग्जाम सीटेट के हो चुके हैं, कुछ उनको ओल्ड पेपर्स को लगाइए, और लगाने के बाद थोड़ा सा इनको तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इनको तैयार कर लिया, तो आसानी पूर्वक आपका सीटेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने इनको
केवल यही टैग वर्ड्स ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरी तैयारी थोड़ी डिफरेंट रहती है। इससे मेरा मोटिव ये नहीं है। तो इसलिए मैंने केवल 2 दिन इनको पढ़ाई करके सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो इनसे कम से कम आप लोग, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि कम से कम 75 नंबर जो आपके आते हैं, उसमें से कम 55 से 60 नंबर इसी में से लेके आप आएँगे। और इनको पढ़ने के बाद आप लोग ओल्ड ईयर के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन पेपर को लगाएँ, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाँ, मैंने क्या बोला। और ये थोड़ा-सा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। 4-6 वर्ष के पेपर लगा लीजिए, पुराने वाले, और आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आज के लिए साथियों, थैंक्स अ लॉट। और मेरा जो चैनल है, अखिलेश जीएस क्लासेस बाय अखिलेश सर। और अगर साथियों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया जितना वीडियोज़ होंगी, उनका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बस मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। थैंक्स अ लॉट।